So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आ गए हैं हम, I'm really sorry. आ गए हैं हम हमारी नेक्स्ट यूनिट दैट इज लास्ट यूनिट में यूनिट 5, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं बचे हुए हमारे जो भी यूनिट 5 के टॉपिक्स हैं वो कवर करने आ रहे हैं. अगर इस वीडियो के पहले वाली वीडियोस यानी कि यूनिट 1 टू यूनिट 4 इनकी पार्ट 1 टू पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस ज़रूर देखें. और इन सभी वीडियोस के बाद आपकी फुल क्लैरिटी कहीं ना कहीं हो जाने वाली है कल के एग्जाम के लिए. बात करते हैं कंट्रोलिंग के कंसेप्ट की. सबसे पहले कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है. तो कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में आपका मैनेजरियल फंक्शन आता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग भी थी बीच में. तो कंट्रोलिंग जो है इट्स अ मैनेजरियल फंक्शन दैट एंश्योर्स दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान्ड परफॉर्मेंस. यानी कि जो भी शुरुआत हमने जहां से की थी, जहां से हमने इनिशिएशन किया था प्लानिंग करने से, कंट्रोलिंग में आके हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो भी परफॉर्मेंस आई है वो कितनी डेविएटेड है फ्रॉम द प्लान्ड परफॉर्मेंस. दैट इज वी ट्राई टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड वी ट्राई टू मैच इट. सो इससे कहीं ना कहीं मदद मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग whether work is going in the right direction, what are the areas of improvement, क्या क्या डेविएशंस है और उन डेविएशंस को सही डायरेक्शन में लेके कैसे जाना है. सो कंट्रोलिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, जो कि इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान्स. सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे चेकिंग कि वेदर और नॉट वर्क इज गोइंग एज पर प्लान्ड, ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड एंड करेक्टिव एक्शन इज नीडेड. कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करता है. तो आई होप आपको कंट्रोलिंग के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं ये क्लियर होंगी. आगे चलते बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स. ये वो प्रोसेस है जहां पर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और ना सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करते हैं बल्कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी करते हैं. और हम उन्हें सेट स्टैंडर्ड्स यानी कि जो प्लान परफॉर्मेंस हमने रखी थी कि ये सॉरी जो भी हमने प्लान किया था उससे कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ें हमने एक्सपेक्टेड थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बट नाउ दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट वी गॉट. So we try to compare it, we measure actual performance, we compare it with standards and take corrective actions wherever there are, the areas of improvements, the bottlenecks, or जहाँ पर remedial action involve होगा, करना पड़ेगा in order to achieve objectives, of course. So यही कुछ नेचर है ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग के जो हमें पढ़ने हैं. सबसे पहला ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. आपको कंटिन्यूसली, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो, हर मैनेजरियल फंक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है एंड देयरफॉर कंट्रोलिंग भी लगातार हो रहा होगा, क्योंकि आपको लगातार कंपेयर करना होता है जो भी आपने प्लान किया है, जो भी सेट स्टैंडर्ड्स हैं उससे लगातार आपको देखना होता है कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. परफॉर्मेंस को चेक किया जाना ज़रूरी है रेगुलर, एंड दैट इज द रीजन दैट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज परफॉर्मेंस नीड्स टू बी चेक्ड रेगुलरली. ये फॉरवर्ड लुकिंग है. इसका एम जो है, पर्पस जो है, वो फ्यूचर डेविएशंस को प्रिवेंट करना है. प्लानिंग से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. हम कहते हैं एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, हैंड इन हैंड चलते हैं दोनों. ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है. सो कंट्रोलिंग एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें हम कहीं ना कहीं मेजरमेंट करते हैं और करेक्शन करते हैं उन मेजरमेंट के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से. In order to better understand controlling, let's try to see or understand one of the example as well. If for example एक कंपनी ने एक सेल्स टारगेट सेट किया है 10 लाख रुपयों का पर महीने, पर मंथ का. सो एट द एंड ऑफ द मंथ एक्चुअल सेल्स को चेक किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने सेट कर लिया, हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया, हमने प्लानिंग तो कर ली, बट एक्चुअली में क्या एक्चुअल सेल्स रही, क्या रिजल्ट रहा, वो चेक किया जाता है. अगर सेल 8 लाख है तो रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि सेट स्टैंडर्ड 10 लाख थे, करेक्टिव स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट 10, ये देखा जाता है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में होती हैं. अगर हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस की बात करें तो एक सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं जो कि ये फॉलो करता है. शुरुआत होती है स्टैंडर्ड सेट करने से. सबसे पहली चीज़ तो यही है कि स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं टू मेजर द परफॉर्मेंस. और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की तो ये कुछ भी नहीं है, ये बेंचमार्क्स हैं अगेंस्ट विच हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. एंड दे मे रिलेट टू कॉस्ट, दे मे रिलेट टू टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कुछ भी हो सकते हैं ये स्टैंडर्ड्स.
दूसरा, फिर स्टैंडर्ड सेट जैसे ही हमने कर लिए, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ। अब ये कह सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्ड्स के थ्रू कहीं ना कहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। उसी का कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड्स के साथ, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है देखे जाते हैं कि क्या डेविएशंस है, क्या गैप्स हैं, कहाँ शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं, और उसी हिसाब से कि डेविएशंस, गैप्स और शॉर्टफॉल्स के हिसाब से करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। डेविएशंस अगर मिली हैं तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, प्लान्स को रिवाइज किया जाएगा, मेथड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की जो कि आपको याद रखना है। इट इज़ अबाउट ensuring कि गोल्स अचीव हो, efficient यूज ऑफ रिसोर्सेस हो, कोऑर्डिनेशन improve हो, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स बेटर प्लानिंग, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखता है। सो सम अप इज कि कंट्रोलिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो अलाइंड रहे, वो सिंक्रोनाइज्ड रहे with plans by detecting the deviations and taking corrective actions in time. So plans के साथ जो organization की performance है वो aligned रहे, and how we are actually doing it by detecting the deviations and taking corrective action in time. That is all about controlling. अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स है वैसे कंट्रोलिंग के भी एलिमेंट्स होते हैं, या मैनेजेरियल कंट्रोल के एलिमेंट्स होते हैं। सो मैनेजेरियल कंट्रोल दैट इज कैरीड आउट थ्रू 4 बेसिक एलिमेंट्स। पहला होता है स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा इन ऑर्डर टू मेजर द परफॉर्मेंस। क्योंकि स्टैंडर्ड्स क्या है? दीज आर द बेंचमार्क्स अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। So it may related to these benchmarks may be cost, time, quantity, quality, performance level, it can be anything. And without standards, control is not possible. तो पहले standards set करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या standards हो सकते हैं, क्या benchmarks हो सकते हैं, जिनके against में हम actual performance comparison करेंगे। I'm really sorry, actual performance के साथ। Measurement of actual performance. Actual performance is measured using different reports, observations, records, statistical data. और जो measurement होनी चाहिए वो accurate और timely होनी चाहिए। कंपैरिजन किया जाता है जो भी परफॉर्मेंस आ रही है उसका स्टैंडर्ड्स के साथ। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, देखी जाती है क्या डेविएशंस, क्या वेरिएशंस, क्या गैप्स हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम वाले एरियाज, प्रॉब्लमैटिक एरियाज लोकेट करने में हेल्प होती है। करेक्टिव एक्शंस लेना, अगर डेविएशंस फाउंड हुई है तो करेक्टिव स्टेप्स लोगे आप। प्लान्स और मेथड्स को रिवाइज किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स को भी एडजस्ट किया जाएगा इफ रिक्वायर्ड, और दिस इंश्योर्स परफॉर्मेंस कम्स बैक ऑन ट्रैक एज वेल। सिमिलरली, डिजाइनिंग एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करता है कि टाइमली और मीनिंगफुल कंट्रोल हो कहीं ना कहीं। एक गुड कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो सिंपल होना चाहिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो सूटेबिलिटी होनी चाहिए टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। Control system should match the nature, the size, the structure of whatever the organization is. Forward looking होना चाहिए, यानी कि कंट्रोल जो है वो एम कर रहा हो एट प्रिवेंटिंग द फ्यूचर डेविएशंस, नॉट ओनली करेक्टिंग द पास्ट मिस्टेक्स, बट फॉरवर्ड लुकिंग का कहने का मतलब ही है कि भाई हम फ्यूचर डेविएशंस को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कंट्रोल शुड एम एट दैट ओनली। सिंपल और अंडरस्टैंडेबल मैंने पहले ही बताया था। फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू एडजस्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। इसके अलावा the system should be economical as well, and it should focus on important activities. It should not exceed the benefits derived from it. Objective and accurate control standards of measurements clear और unbiased होने चाहिए। Prompt corrective action, deviations हमेशा quickly report की जानी चाहिए ताकि उन पे timely action हो सके। अब कुछ कंट्रोल टेक्निक्स भी होती है, मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो वेरियस टेक्निक्स यूज करता है टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस। पहला है बजटरी कंट्रोल। बजट्स प्रिपेयर कर दिए जाते हैं पहले से ही एडवांस में, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिर कंपेयर किया जाता है फिर बजटेड फिगर। तो पहले आपने बजट एडवांस में प्रिपेयर कर लिए, बना लिए कि ये बजट्स होंगे, और जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी फिर आप उसको कंपेयर करोगे कि जो भी आपने बजट बनाए थे उसके साथ, आपकी बजट फिगर्स के साथ। जैसे सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, कैश बजट हो गया। तो ये जो है ये वन ऑफ द फर्स्ट टेक्निक है कंट्रोल परफॉर्मेंस के लिए, का, या हम कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द वर्स्ट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक। दूसरी होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
पहले से ही स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दी जाती है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए, फिर एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ और वेरिएंसेस फाइंड की जाती है कि एक्चुअली में क्या हुआ, कहाँ क्या कॉस्ट लगी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है टू एनालाइज परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। Break even analysis, which shows the level of sales at which there is no profit and no loss. That is, that you have covered प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वो पॉइंट जो होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ना यहाँ पर प्रॉफिट है ना यहाँ पर लॉस है। अगर उस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चले गए आप तो प्रॉफिट है, अगर नीचे हो तो लॉस है, यानी कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाए। सो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। देन वी हैव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। रूटीन मैटर्स दे आर हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स ओनली। नेक्स्ट चलते हैं आगे और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना। ये वो प्रोसेस है जहाँ जहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन गोल्स। इसका मतलब आप यूनिटी दिखा रहे हो एक्शन में organizations के लिए by combining or by aligning these different departments and their activities to achieve common goals. That's what coordination is. It's coordinated, it is showing coordinated efforts of different departments in order to achieve common goals. So वही लिखा है यहाँ पर, coordination का मतलब है integrating activities of different departments and individuals in order to achieve organizational goal effectively. तो ये ensure करती है कि unity of action हो कहीं ना कहीं। अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट का एसेंस है ये। क्यों एसेंस है? क्योंकि यहाँ पर यूनिटी की बात हो रही है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। It improves efficiency and smooth functioning. Or, of course, it helps in achieving organizational objective. It avoids duplication of work as well. तो ये essence है management का, और it is implicit in all managerial functions. कहीं ना कहीं हर मैनेजरियल फंक्शन का एक पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंस में भी यही आएगा, यूनिटी ऑफ एक्शन देखने को मिलती है यहाँ पर। इट इंश्योर्स कि सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करें कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करते हैं हम यहाँ पर। पुअर कोऑर्डिनेशन, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बट वेयर एज अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो जो होगा कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें होंगी, यानी कि डुप्लीकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, आई एम रियली सॉरी मैंने इसको पुअर पढ़ दिया था, यहाँ पर प्रॉपर लिखा है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं न कहीं ओवरलैपिंग और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को प्रिवेंट करेगा। अगर पुअर कोऑर्डिनेशन होता तो वो ओवरलैप करता, वो गैप्स छोड़ देता, ठीक है? जिससे रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, ठीक है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज हमेशा इंप्रूव करती हैं प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को। इंश्योर करता है बैलेंस्ड एफर्ट को। इट बैलेंसेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बिना कोऑर्डिनेशन के वी कांट इवन थिंक ऑफ कि भाई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है अच्छी तरीके से, बिकॉज इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन नॉट रिजल्ट इन ओवरऑल सक्सेस। सो फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेशन हो, कि कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो कई सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन इट रिक्वायर्स डायरेक्ट कांटेक्ट अमंग मैनेजर्स। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कोऑर्डिनेशन। Early start, that it should start early and continue throughout the operations. Continuity is very important here. Reciprocal relationship है और unity of command as well. So these are the principles of coordination जो कि आपको याद रखने हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में। ये कोऑर्डिनेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत होती है अमंग द मैनेजर्स। हमेशा ये स्टार्ट हो अर्ली और कंटिन्यू हो थ्रू आउट द ऑपरेशंस, एंड म्यूचुअल ऑपरेशंस एंड यूनिटी ऑफ कमांड भी इसके लिए essential है। And what are the techniques of coordination? Effective communication that definitely helps in coordination. Sound planning होनी चाहिए, clear authority और responsibility होनी चाहिए। clear authority और responsibility होगी तो of course coordinated efforts देखने को मिलेंगे। Effective leadership is one of the technique. Regular meetings also help align the efforts.
सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कहीं न कहीं हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके एकेटीयू बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये एक सब्जेक्ट था, इसको हमने कवर कर लिया है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने यूनिट 1 टू यूनिट 5 देखे हैं। और कहीं न कहीं अभी जो है वो व्यूअर्स कम हैं, ऑडियंस कम है, क्योंकि जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन एकेटीयू सिलेबस। सीसीएसयू में स्टूडेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है कहीं न कहीं, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई होप आप लोग भी मुझे उतना ही सपोर्ट दोगे, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार जो है वो मेहनत कर रहा हूँ ठीक उसी तरीके से, जो आपको पसंद आएगी, I'm sure. So that is it for this particular video, and we'll see you with the lecture, of a new particular subject of AKTU only, जो कि आपका next exam भी होगा. So till then, keep studying. Take care.